हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। और इस चैनल के माध्यम से हम लोग सोशियोलॉजी के कम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन करते हैं, जिसके अंतर्गत आपको यूट्यूब पे डेली 2 क्लासेस मिलती हैं। मॉर्निंग के 8 बजे के क्लास में हम लोग कवर कर रहे हैं झारखंड माध्यमिक आचार्य के सोशियोलॉजी के सिलेबस को, जहां पे आप लोगों को यूनिट वाइज टॉपिक वाइज सिलेबस को कवर करवाया जा रहा है। और साथ ही साथ रात के 8 बजे आप लोगों को कवर करवाया जा रहा है बीपीएससी टीआरई 4.0 और यूपी पीजीटी के सोशियोलॉजी के सिलेबस को, जिसके अंतर्गत हम लोग एनसीईआरटी सीरीज को कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि एनसीईआरटी आपका क्लास 11 का जो बुक है, इसके अंतर्गत आपका मैं एनसीईआरटी बुक उससे रिलेटेड और एक्स्ट्रा में जो भी आपके पॉइंट्स होंगे वो सभी को मैं कवर करवाते हुए चलूँगी। तो वो जो भी स्टूडेंट बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी कर रहे हैं वो क्लासेस को देखना ना भूलें। और वैसे स्टूडेंट्स जो पेड ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं, क्योंकि देखिए बोर्ड पर आके सभी चीज़ों को लिख लिख के बताना संभव नहीं हो पाता है। पेड ग्रुप में क्या होगा कि आपको जो नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट मटेरियल होगा। कंप्लीट मतलब वो 100% कंप्लीट मटेरियल होगा। अब आपका काम है कि उन चीज़ों को जो आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा उसको याद करना, उसके कॉन्सेप्ट को समझना। मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझा दूंगी, लेकिन उससे रिलेटेड जो भी आपका एकदम मटेरियल है, आपका 100% मटेरियल, वो आपको नोट्स में मिल जाएगा। तो पेड ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके नोट्स को परचेस कर सकते हैं, जहां पे आपको पेपर 1 का तो स्टडी मटेरियल जीके जीएस का पोर्शन मिलेगा ही, साथ ही साथ आपको पेपर 2 का भी सोशियोलॉजी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग मिलेगा, ठीक है। और रही बात बीपीएससी टीआरई 4.0 की, तो इसके लिए भी आपको जीके जीएस का जो पेपर 2 का है उसका भी मैं आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करूंगी, प्लस आप लोगों को जो आपका पेपर 3 है उसका भी स्टडी मटेरियल आप लोग को प्रोवाइड करूंगी। तो चलिए आज के क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा क्लास है इसके अंतर्गत आप लोग देखे होंगे कि यूनिट 7 आपका बोला गया है शास्त्रीय, आपका यूनिट 7 में आपका दिया गया है शास्त्रीय विचारक। क्या दिया गया है? शास्त्रीय विचारक। यूनिट 7 में आपको बोला गया है कि शास्त्रीय विचारकों को पढ़ने के लिए, क्या हमारा यूनिट 7 का टॉपिक है शास्त्रीय विचारक। क्या है? शास्त्रीय विचारक, जिसके अंतर्गत आज का जो हमारा जिस थिंकर को हम लोग पढ़ेंगे वो है एमएल दुर्खिम जी को। किसको पढ़ेंगे? तो एमएल दुर्खिम जी को पढ़ेंगे, ठीक है। इनसे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है उसको हम लोग कवर करते हुए चलेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को आप लोग क्लास तक जरूर देखिएगा। शास्त्रीय विचारक के अंतर्गत एमएल दुर्खिम, कार्ल मार्क्स और मैक्स वेबर को पढ़ने के लिए दिया गया है, जो हमारे सिलेबस में मेंशन है। प्लस एनसीईआरटी बुक में भी जो आपका शास्त्रीय विचारक दिया गया है उसको भी हम लोग कवर करते हुए चलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। तो बात की जाए एमएल दुर्खिम जी की, तो इनका जन्म 15 अप्रैल 1858 को फ्रांस के एपिनल नगर में हुआ था। कब हुआ था? इनके जन्म की अगर बात की जाए तो इनका जन्म 15 अप्रैल आपका 1858 को फ्रांस के एपिनल नामक नगर में हुआ था। और किस में हुआ था? तो यहूदी परिवार में हुआ था। और अगर इनकी मृत्यु की बात की जाए तो इनकी मृत्यु 1917 में हुई थी। देखिए जितने भी थिंकर्स होते हैं उनकी थ्योरी को जानने के लिए पहले हम लोगों को उनकी रचनाओं को देखना पड़ता है, क्योंकि जो रचनाएं होती हैं, जिस बुक की रचना वे लोग करते हैं, उसी बुक में उनके सारे जो सिद्धांत होते हैं उनका वर्णन रहता है। तो बात की जाए इनके इम्पोर्टेंट्स बुक्स की जिसमें उन्होंने अपने अपने सिद्धांत दिए हैं, तो सबसे पहला बात किया जाए इनके बुक का, तो सबसे पहली जो बुक है वो है द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी। द डिवीजन ऑफ लेबर in
सोसाइटी, द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी। इस पुस्तक की रचना इन्होंने कब की थी? तो 1893 में की थी। कब की थी? 1893 में की थी, जिसके अंतर्गत उन्होंने अपने कौन से सिद्धांत को दिया था इस बुक में? हम लोग बुक भी देखते जाएंगे, साथ ही साथ थ्योरी भी देखते चलेंगे। तो द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी में इन्होंने अपने श्रम विभाजन का सिद्धांत दिया था। कौन सा सिद्धांत है इनका? तो श्रम विभाजन का सिद्धांत था। श्रम विभाजन का सिद्धांत उन्होंने अपने इस पुस्तक में दिया था। सेकेंड इनकी जो नेक्स्ट बुक है वो है आपका द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड। इस पुस्तक की रचना इन्होंने 1895 में की थी, जिसके अंतर्गत उन्होंने समाजशास्त्र की विषय वस्तु को बांधने का प्रयास किया था। ठीक है, क्या किया था? समाजशास्त्र के विषय वस्तु को बांधने का प्रयास किया था। साथ ही साथ उनका जो सोशल फैक्ट्स है यानी सामाजिक तथ्य का जो इनका सिद्धांत था वो उन्होंने अपनी इसी पुस्तक में दी थी। फिर नेक्स्ट इनकी बुक है आपका ली सुसाइड, जो कि फ्रेंच भाषा में लिखी हुई पुस्तक थी। फिर उसका उन्होंने इंग्लिश जो अनुवाद था द सुसाइड 1897 में किया। द सुसाइड इसकी कब किया गया था? तो 1897 में, जिसके अंतर्गत उन्होंने अपना कौन सा सिद्धांत दिया था? तो आत्महत्या का सिद्धांत दिया था। आत्महत्या का सिद्धांत, अपना जो आत्महत्या का सिद्धांत था उन्होंने अपनी इसी पुस्तक के अंतर्गत दिया था। ठीक है, नेक्स्ट इनकी पुस्तक है, हम लोग इमानुएल दुर्खिम के संदर्भ में पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट इनकी पुस्तक है, उसको हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि पुस्तकों के द्वारा ही तो उन्होंने अपने सारे सिद्धांतों के बारे में वर्णन किया है। तो 4th नंबर की इनकी जो पुस्तक है वो है द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ। 4th नंबर इनकी बुक का नाम क्या है? द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ। 4th नंबर इनकी पुस्तक है द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ, जिसकी रचना इन्होंने 1912 में की थी, जिसके अंतर्गत उन्होंने धर्म के जो प्रारंभिक स्वरूप है, ठीक है, धर्म के प्रारंभिक स्वरूपों के बारे में बात की थी। धर्म के प्रारंभिक स्वरूप, तो इसी के अंतर्गत उन्होंने अपना जो टोटमवाद का सिद्धांत था उसके बारे में व्याख्या की थी। किसका? तो टोटमवाद का सिद्धांत के बारे में व्याख्या की थी। ये तो था। उसके बाद इनकी मृत्यु कब होती है? तो 1917 में इनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद इनकी जो पत्नी थी लुईस ड्रेफ, ठीक है, उनकी पत्नी के द्वारा कुछ पुस्तकें लिखी गई। 1917 में इमानुएल दुर्खिम की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद इनकी पत्नी के द्वारा जो बुक लिखी गई थी उसमें था सोशियोलॉजी ऑफ एडुकेशन। सोशियोलॉजी ऑफ एडुकेशन, इसकी रचना 1920 में की गई थी। नेक्स्ट बुक है सोशियोलॉजी ऑफ एडुकेशन, इस पुस्तक की रचना 1922 में की गई थी। नेक्स्ट है सोशियोलॉजी ऑफ फिलोसफी। सोशियोलॉजी ऑफ फिलोसफी 1924 में इसकी रचना की गई थी। नेक्स्ट है मॉडल एडुकेशन। मॉडल एडुकेशन, इस पुस्तक की रचना इन्होंने कब की थी? तो 1924 में की थी। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? इनकी पत्नी लुईस ड्रेफ का भी मृत्यु हो जाता है। तो इसके बाद फिर इनके जो सहयोगी थे उनके द्वारा भी, इनके जो कार्य करने वाले थे उनके द्वारा भी फिर अन्य भी पुस्तकें जैसे लिखी गई। उसमें था द सोशलिज्म 1928 में, द इवोल्यूशन ऑफ पेडालॉजिकल
इन फ्रांस 1938 में, लेक्स द सोशोलॉजी 1950 में, प्रिग्मेटिज्म एंड सोशोलॉजी 1955 में, मॉन्टेस्क्यू एंड रूसो 1953 में। ठीक है, दुर्खिम का जो सिद्धांत था, दुर्खिम ने जो अपने सिद्धांत दिए थे वो किससे प्रभावित होकर दिए थे? तो प्लेटो से, जो प्लेटो से प्रभावित होकर दिए थे। आधुनिक समाज में जो श्रम विभाजन का कारण था वो किसको मानते हैं? तो जैविक एकता को मानते हैं। और धर्म का जो मुख्य कारक है वे किसको मानते हैं? तो सामाजिक एकता को बढ़ावा देने के लिए मानते हैं। अब कुछ इम्पॉर्टेंट्स और भी हम लोग फैक्ट्स को देख लेते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं कि समाजशास्त्र के जनक कौन है? तो आपके अगस्त कॉम्ट है। और अगस्त कॉम्ट का वास्तविक उत्तराधिकारी किसे माना जाता है? तो इमानुएल दुर्खिम को माना जाता है। अगर ऐसा क्वेश्चन आपको पूछता है तो आप इसके बारे में भी जानिएगा। और जो इमानुएल दुर्खिम थे वो सेंट साइमन, उसके बाद मॉन्टेस्क्यू से उनका बहुत ज़्यादा प्रभाव इनके ऊपर देखने को मिला था। और समाजशास्त्र विषय के ये प्रथम प्रोफेसर भी थे। अगर आपको क्वेश्चन पूछता है कि समाजशास्त्र विषय के प्रथम प्रोफेसर कौन थे, तो इमानुएल दुर्खिम हो जाएंगे। दुर्खिम जो थे वो पहले एकादमिक समाजशास्त्री थे। एनी सोशियोलॉजिकल पत्रिका का उन्होंने संपादन किया था। अगस्त कॉम्ट, हर्बर्ट स्पेंसर की तरह वे समाजशास्त्र के प्रत्यक्षवादी विज्ञान बनाना चाहते थे। आपका बीपीएससी का एक एग्जाम में टीआरडी हमको लगता है 2 में पूछा गया था कि इनमें से कौन प्रत्यक्षवादी विचारक है, तो अगस्त कॉम्ट दिया गया था, दुर्खिम दिया गया था। और वहाँ पे जो बीपीएससी का एग्जाम होता है वहाँ पे 5 ऑप्शन रहते हैं, तो 3 तो ऑप्शन दिया हुआ रहता है, 4 नंबर रहता है इनमें से अधिक, और 5वां नंबर रहता है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाता डी नंबर, इनमें से अधिक, क्योंकि आपके अगस्त कॉम्ट भी होंगे और आपके साथ ही साथ इमानुएल दुर्खिम भी होंगे। और हर्बर्ट स्पेंसर, ये तीनों कौन है? प्रत्यक्षवादी विज्ञान को मानते थे, पॉजिटिविज्म को मानते थे। अगर रहेगा नाम तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान में रखिए, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, प्रत्यक्षवाद नाम आता है तो अगस्त कॉम्ट को टिक लगा देते हैं, लेकिन ये तीनों ही होंगे। अब कुछ इम्पॉर्टेंट कथन को भी हम लोग देख लेते हैं। मैं बार बार आप लोग को बोलती हूँ कि कोई भी जो एग्ज़ाम का पैटर्न होता है, आप लोग ये मत सोचिए आप लोग पीजीटी लेवल पर टीचर बनने के लिए जा रहे हैं। आप सिर्फ सोचिएगा कि हमको जो जीएसएससी 67 यूनिट दिया है और उसको पढ़ के चले जाएंगे और हम लोग मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, वैसे नहीं होगा। 10 से 15 क्वेश्चन आपको ऐसा रहेगा जो कि बुक्स और ऑथर का पूछेगा, इम्पॉर्टेंट कथन से रिलेटेड रहेगा, सिद्धांत से आपको मिलान करने के लिए दे देगा कि ये 4 सिद्धांत इनमें से ये किसका है, इस टाइप से आपको क्वेश्चन दिया रहेगा। तो इन सभी चीज़ों को जानना जरूरी है। जैसे देखिए इम्पॉर्टेंट कथनों के बारे में बात की जाए तो इन्होंने बोला है कि समाज एक यथार्थपरक वास्तविकता है। अगर आपको पूछ दे कि समाज एक यथार्थपरक वास्तविकता है, ये कथन किसका है, तो इमानुएल दुर्खिम का हो जाएगा। फिर उन्होंने समाज को स्वतः स्फूर्त माना है, व्यक्ति को अपने अनुसार ढालना चाहता है। स्वतः स्फूर्त है और ये क्या करता है, व्यक्ति को अपने अनुसार ढालना चाहता है। नेक्स्ट है उन्होंने समाज को ही वास्तविक देवता माना है। ठीक है, फिर उन्होंने जो समाज के बारे में जो वास्तविक चेतना के बारे में बताई थी, इसके अंतर्गत उन्होंने सामूहिक चेतना और व्यक्तिगत चेतना 2 प्रकार बताए हैं। इसके बाद उन्होंने उनका बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि स्वर्ग का समाज एक महिमा मंडित समाज है। ये कथन किसका है, तो इमानुएल दुर्खिम हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके इनके थ्योरीज को जानने का कोशिश करते हैं कि इनकी जो थ्योरीज इन्होंने दी थी, अपने जो सिद्धांत दिए थे वो क्या क्या है। तो एक एक करके हम लोग उन सभी को समझने का प्रयास करते हैं। हम लोग किन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इमानुएल दुर्खिम के संदर्भ में पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले इनकी जो थ्योरी जिसके बारे में हम लोग जानेंगे वो है श्रम विभाजन का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं थ्योरी इनकी, जिसके अंतर्गत हमारा जो पहला है वो है श्रम विभाजन का सिद्धांत। एक चीज ध्यान में रखिएगा, ये जो श्रम विभाजन का सिद्धांत था, तो श्रम विभाजन का सिद्धांत क्या हो गया, कीवर्ड हो गया। अब मान लीजिए कभी भी अगर आता है तो आप एकदम टिक लगा दीजिएगा कि ओ ये किसका है, तो ये इमानुएल दुर्खिम का है। तो इस तरह से कीवर्ड भी आपको याद रखना होगा। कब दिया था उन्होंने, तो 1893 में दिए थे। द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, इसके अंतर्गत उन्होंने ये इनका शोध का विषय भी था, पीएचडी का भी विषय था, ये चीज़ भी ध्यान में रखिएगा।
ये इनका शोध का भी विषय था। इसमें उन्होंने श्रम विभाजन का प्रकारवादी सिद्धांत दिया था। क्या दिया था उन्होंने? श्रम विभाजन का प्रकारवादी सिद्धांत के बारे में बात की थी कि श्रम विभाजन क्या है, तो ये प्रकारवादी है। अब यहाँ पे आप पूछ सकते हैं कि प्रकारवादी क्या होता है। अब मान लीजिए आपको जब तक प्रकारवादी ये शब्द का कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर होगा तो फिर आप कैसे बोलिएगा कि श्रम क्या है, संघर्षवादी है कि प्रकारवादी है। तो देखिए प्रकारवादी क्या बोलता है कि हमारे लिए जो भी महत्वपूर्ण है, जो भी हमें मदद करता है वो प्रकारवाद कहलाता है। जैसे देखिए आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि आप किसी स्कूल में पढ़ते हैं या फिर आपने कॉलेज में पढ़ा है, तो वहाँ पे हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग टीचर रहते हैं, हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन रहता है। आप कोई ऑफिस जाइएगा तो ऑफिस में एकदम उच्च पदाधिकारी से, ऑफिसर से लेकर क्लर्क तक, पियोन तक, गार्डनर तक का आपको पोस्ट देखने को मिलेगा और सबका अपना अपना क्वालिफिकेशन के हिसाब से, जैसे जिसके अंतर्गत क्षमता है उसके हिसाब से वो उस पेशा में होता है। ठीक है, तो सबका अलग अलग श्रम का क्या हो जाता है, विभाजन हो जाता है। तो यही इनका श्रम विभाजन का सिद्धांत था, जिसमें उन्होंने अपने प्रकारवाद, मतलब ये जरूरी है, ऐसा थोड़ी है कि आप जो एक माली का काम कर रहा है उसको आप ऑफिसर के पोस्ट पे बैठा दीजिएगा तो वो सुचारू रूप से चला सकेगा, ऐसा नहीं है। जिसके अंतर्गत जैसी क्षमता है उसके हिसाब से उसको योग्यता मिलती है। ठीक है, इसके अंतर्गत उन्होंने यांत्रिक एकता और सावयवी एकता के बारे में भी बात की थी। यांत्रिक एकता क्या होता है, वो सरल समाजों में पाया जाता है। जो सरल समाज, जैसे ग्रामीण समाज हो गया, आदिवासी समाज हो गया, तो वहाँ के लोगों के बीच में क्या होता है, सामूहिक चेतना होती है, एक दूसरे के साथ वे कनेक्टेड हुए रहते हैं। ठीक है, और जो सावयवी समाज होता है, जैसे आधुनिक समाज हो गया, यहाँ पे आपको जनसंख्या घनत्व अधिक देखने को मिलेगा। तो ये सभी चीज़ें हमें देखने को होते। एक और चीज़ आप ध्यान में रखिएगा कि इमानुएल दुर्कheim का तो श्रम विभाजन का सिद्धांत था, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन पूछे कि श्रम विभाजन का सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो एडम स्मिथ हो जाएगा। उन्होंने अपनी पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशन में इसके संदर्भ में बात की थी। ये चीज़ को लेकिन ध्यान में रखिएगा। ठीक है, एडम स्मिथ के द्वारा सबसे पहले दिया गया था। तो श्रम विभाजन में उन्होंने जब अपना सिद्धांत को दिया तो इसके अंतर्गत वो बोलते हैं कि सामान्य श्रम विभाजन होता है जो कि सामाजिक एकता में वृद्धि करता है, और असामान्य श्रम विभाजन होता है जो कि सामाजिक एकता में कमी करता है। ठीक है, समाजों का भी उन्होंने वर्गीकरण किया था 4 आधार पर: सरल समाज, सरल बहुखंडीय समाज, साधारण मिश्रित समाज और दोहरे मिश्रित बहुखंडीय समाज। जो सरल समाज होता है इसमें उन्होंने आदिम समाज को, कबीला समाज को रखा था। सरल बहुखंडीय समाज के अंतर्गत 2 समुदाय मिलकर जो समाज बनते हैं उसके बारे में बात की थी। साधारण मिश्रित समाज के अंतर्गत जनजातीय समाज, समूहों का मिश्रण, इसके संदर्भ में बात की थी। और दोहरे मिश्रित बहुखंडीय समाज में आधुनिक जटिल समाजों के बारे में बात की थी। अब इनकी नेक्स्ट जो थ्योरी है वो हम लोग पढ़ेंगे सोशल फैक्ट, यानी सामाजिक तथ्यों के बारे में। किसमें? सामाजिक तथ्य, ये इनकी नेक्स्ट है, जो कि इन्होंने द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड अपनी पुस्तक में इस सिद्धांत के बारे में बात की थी। और उन्होंने बताया था कि समाजशास्त्र की ये जो सोशल फैक्ट है, ये समाजशास्त्र की विषय वस्तु को क्या किया था, बांधने का काम किया था। समाजशास्त्र सामाजिक तथ्यों का अध्ययन करता है। समाजशास्त्र क्या करता है, समाज में अध्ययन करता है, समाज का अध्ययन करता है, समाज के अंदर जो भी जो सोशल फैक्ट्स है उसके अंदर अध्ययन करता है। इसके अंतर्गत उन्होंने इसकी विशेषताओं को बताते हुए बताया था कि जो सामाजिक तथ्य होते हैं उसमें बाह्यता, बाध्यता, फिर उसके बाद आपका असामान्यता और सर्वव्यापकता देखने को मिलती है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई भी एक प्रथा कोई व्यक्ति स्टार्ट करता है, ठीक है, जैसे मान लीजिए तुलसी में जल चढ़ाना, कोई एक व्यक्ति है वो तुलसी में जल चढ़ाना स्टार्ट किया, तो उसका देखा देखी करके
कुछ लोग स्टार्ट कर गए, धीरे 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 ये एक धार्मिक मान्यता बन गई, सामाजिक मान्यता बन गई। अब जो पहला व्यक्ति जो स्टार्ट किया था तुलसी में जल चढ़ाने के लिए, अगर वो बोलेगा कि हम अब नहीं चढ़ाएंगे, तुम लोग भी फॉलो मत करो उसको, तो उसका बात कोई सुनेगा? क्योंकि वो भी अब बाध्य हो गया है कि उन चीज़ों को फॉलो करने के लिए। तो इसी को बोला जाता है आपका सामाजिक तथ्य, जिसके अंतर्गत बाह्यता, बाध्यता, सामान्यता और सर्वव्यापकता हमें देखने को मिलती है। तो फिर उन्होंने जो अपना सामाजिक तथ्य का सिद्धांत दिया था, इसके भी 2 प्रकार बताए थे। कौन कौन से? तो सामान्य सामाजिक तथ्य और असमान व्याधिकीय सामाजिक तथ्य। नेक्स्ट इनकी थ्योरी है आत्महत्या का सिद्धांत। कौन सा है? आत्महत्या का सिद्धांत। इस सभी से ही आपको क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आत्महत्या का सिद्धांत ये किनका है? तो एमएन दुर्खिम जी की थ्योरी है। इसके अंतर्गत उन्होंने सामाजिक प्रघटना यानी सामाजिक तथ्यों के बारे में जो बात की, इसके अंतर्गत 4 प्रकार के आत्महत्या के बारे में बात की थी। कितने प्रकार के? तो 4 प्रकार के आत्महत्या के बारे में इनके द्वारा बात किया था। वो कौन कौन सा है? पहला है अहमवादी आत्महत्या। अहमवादी आत्महत्या। दूसरा वे बात करते हैं आपका परार्थवादी आत्महत्या। परार्थवादी आत्महत्या। तीसरा बात करते हैं आदर्श या प्रतिमानता। आदर्श या प्रतिमानता। चौथा वो बात करते हैं, चौथा जो इनका आत्महत्या वो है भाग्यवादी आत्महत्या। भाग्यवादी आत्महत्या। ये 4 प्रकार के आत्महत्या का सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया था? तो एमएन दुर्खिम के द्वारा दिया गया था। ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। अहमवादी आत्महत्या में क्या होता है कि लोग के अपना मतलब उसके स्वाभिमान पे जब ठेस पहुंचती है तो वो इस प्रकार का आत्महत्या करता है। परार्थवादी आत्महत्या के अंतर्गत लोग जैसे इसमें जो सती प्रथा है, इस टाइप की चीज़ें होती थी। जो सती होती थी वो सोचती थी कि हम हम अगर आत्मदाह कर लेते हैं पति के साथ तो लोग का हित होगा, ऐसी मान्यता थी। आदर्श और प्रतिमानता में सैनिक आएंगे जो देश के लिए शहीद हो जाते हैं। अब भाग्यवादी आत्महत्या में अपने भाग्य को जो दोष देखकर जो आत्महत्या होता है उसके संदर्भ में बात की थी। नेक्स्ट जो इनकी थ्योरी है वो है धर्म का प्रारंभिक स्वरूप। धर्म का, ये इनका सिद्धांत है, धर्म का प्रारंभिक स्वरूप। धर्म का प्रारंभिक स्वरूप, जिसके अंतर्गत उन्होंने अपना टोटमवाद का सिद्धांत दिया था। और कहाँ पे? तो ऑस्ट्रेलिया के अरुंटा जनजाति का अध्ययन किए थे। किसका? तो अरुंटा जनजाति का अध्ययन किए थे। ठीक है। दुर्खिम बोलते हैं कि धर्म पवित्र वस्तुओं से संबंधित विश्वासों एवं आचरणों का एक समग्र व्यापक रूप है। धर्म की उत्पत्ति का उन्होंने समाजशास्त्र सिद्धांत दिया। धर्म का वास्तविक आधार उन्होंने समाज को बताया। और धर्म के 3 तत्व कौन क्या क्या बताएं? विश्वास, कर्मकांड और नैतिकता। और धर्म का प्रारंभिक स्वरूप क्या दिया? तो टोटम को दिया। लेकिन इसका सर्वप्रथम प्रयोग टोटम, ये जो सर्वप्रथम प्रयोग किनके द्वारा किया गया था? जे लॉन्ग के द्वारा। टोटम का सर्वप्रथम प्रयोग किनके द्वारा किया गया था? तो जे लॉन्ग के द्वारा। ये चीज भी याद रखिएगा। तो आई होप आप लोगों को आज की क्लास हेल्पफुल लगी होगी। इसी प्रकार से आप लोग चैनल के साथ बने रहिए। आप सभी का मेरे चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।